आप सभी को मेरा नमस्कार। मैंने 2 दिन पहले एक यूट्यूब पर मुद्दा रखा था, ट्रांसपोर्ट एवं ट्रक व्यापार को लेके कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो पुराने समय से चली आ रही है, उन्हें अब बदलना चाहिए। हालांकि मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों से निवेदन है कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट बिजनेस को लेके या ट्रांस भाई ट्रक को लेके नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो आम जनता से जुड़ा मुद्दा है। महंगाई कैसे कम हो, सरकारें काम करती है, परंतु विशेष अगर आप महंगाई को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होना चाहिए। और ट्रांसपोर्टेशन तभी सस्ता होगा जब इस पे सरकारों का ध्यान जाएगा, सरकार उस पे कुछ गौर करेगी। ट्रांसपोर्टेशन रोज प्रतिरोज हर दिन महंगा होता जा रहा है और यही वजह है कि महंगाई बढ़ रही है। मैं ज्यादा तो किस विषय पे बताऊं, परंतु मैं पहले आप आम जनता को लेकर अगर बात करूं तो ट्रांसपोर्टेशन से महंगाई कैसे हो रही है, जिसका मैं बताऊं कि महाराष्ट्र के अंदर कपास होती है। कपास खेत से जहाँ ट्रक लोड होती है वहां ले जाने के लिए या तो ट्रैक्टर या पिकअप का प्रयोग किया जाता है, जो एक ट्रांसपोर्टेशन है। वहां से ट्रक भर के गुजरात लाई जाती है, जो रुई मिलें होती है वहां पे, वो एक ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद में वहां जब ये कपास पूरी साफ होके वापस साउथ इरोड तमिलनाडु की मंडियों में जाती है, जहां धागा बनता है, वो एक ट्रांसपोर्टेशन है। धागा बनने के बाद में वापिस अगर मालेगांव, इचलकरंजी, भिवंडी, बरहमपुर, सूरत इन मंडियों में आता है कच्चा कपड़ा बनने के लिए लूम्स में, यहाँ तक आने के लिए भी एक ट्रांसपोर्टेशन है। वहाँ लोकल टैक्सी से कारखाने तक माल जाता है। कच्चा कपड़ा तैयार होके वो वापस अलग अलग मंडियों में बालोतरा, पाली, भीलवाड़ा, जयपुर की मंडियों में जाता है, तैयार होता है। वहाँ भी लोकल पिकअप का यूज किया जाता है। प्रोसेस हाउस में जाता है, वहाँ भी 4 प्रोसेस हाउस में पहले मान लो डाइंग के लिए अलग जाता है, धुलाई के लिए अलग जाता है, कड़प के लिए अलग जाता है, फिर फिनिशिंग के लिए जगह जगह जाता है और तैयार होके वापस ट्रांसपोर्ट में माल जाता है। और ट्रांसपोर्ट में माल जाने के बाद में तैयार होके लास्ट होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से फिर रिटेलर के पास जाता है। ये सब ट्रांसपोर्टेशन है। कहीं ट्रक से होता है, कहीं पिकअप से होता है, कहीं अन्य चीजों से होता है। ये सब ट्रांसपोर्टेशन है। ये तो डायरेक्ट रूप से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। और इनडायरेक्ट रूप से इन चीजों में, जैसे मान लो अगर रंगाई हो रही है तो कलर महंगा है, या कहीं अगर मान लो कोई चीज हो रही है तो वो जो महंगी हो रही है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन है। और यही इफेक्ट, जो कपड़ा सस्ते में तैयार होके उस मंडी में चले जाना था, परंतु ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने की बात वजह से वहां तक पहुंचने में जितना जो हुआ है, वो सब ट्रांसपोर्टेशन है। अब ट्रांसपोर्टेशन अगर सस्ता होता तो माल आगे जाके सस्ता मिलता है, और महंगा है तो महंगा मिल रहा है। यहाँ कोई कोई भी सरकारें या सरकार गौर नहीं कर रही है कि हम क्या करें जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो। वर्तमान लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की कमर टूटती जा रही है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज की हालत ये हो रही है कि आम आदमी, आम जो ट्रांसपोर्टर है वो मरे जा रहा है। मैंने कल यूट्यूब पे, परसों एक यूट्यूब पे मुद्दा रखा था जिसमें सबसे पहला मुद्दा था फिटनेस। ट्रक की फिटनेस की आवश्यकता क्यों है?
एक टाइम था इसकी आवश्यकता थी, परंतु मुझे लगता है अब इसकी आवश्यकता नहीं है। सब चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। सब चीजें अगर जब हो रही है तो फिटनेस जैसी व्यवस्था को खत्म करना चाहिए। सरकारें फिटनेस के लिए अलग से ठेके दे रही हैं, फिटनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, और जहां बहुत बड़ा करप्शन होता है। तो मैं ये मानता हूं कि फिटनेस जैसी चीज खत्म होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उसी प्राइवेट सेक्टर में फिटनेस का ठेका दे रहे हो तो वो लोग जितना परेशान भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, और उसका कोई रिजल्ट भी ढंग से नहीं आता है। फिटनेस व्यवस्था खत्म करके अगर हम यही व्यवस्था इंश्योरेंस कंपनी पे लाद दें, यानी वो जिम्मेदारी पूरी पूरी इंश्योरेंस कंपनी को दे दें कि आप किसी भी कॉमर्शियल व्हीकल का, या आप प्राइवेट व्हीकल भी लोन है, क्या फर्क पड़ता है, अगर आप इंश्योरेंस करते हैं तो उसे पूर्णतया चेक करेंगे कि क्या ये जो व्हीकल जिसका आप इंश्योरेंस करने जा रहे हो वो फिट है, क्या वो एकदम सुरक्षित चलने लायक है। अगर है तो आप उसको कवर मतलब इंश्योरेंस पॉलिसी दीजिए, और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी यानी ये माना जाएगा कि वो गाड़ी सही है। तो इससे फायदा ये होगा। फालतू एक तो फिटनेस के लिए कोई भी गाड़ी, आज मान लो कोई गाड़ी राजस्थान की है, वो बाहर चल रही है, बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, उसे फिटनेस के टाइम राजस्थान आना होता है, जिसका कोई काम नहीं है वो आता है। वो नहीं आना पड़ेगा क्योंकि हर इंश्योरेंस कंपनी का जगह जगह ऑफिस है। वो वहीं पे अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, गाड़ी को चेक करेंगे, इंश्योरेंस के साथ ही वो काम हो जाएगा। सेकंड, ये जो करप्शन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। धांधलियां हो रही है। दूसरा मेरा था परमिट, नेशनल परमिट। पहले एक टाइम में हम लोग स्टेट के अलग अलग लेते थे, 3 स्टेट का कम से कम लेना होता था, और 3 स्टेट के ऊपर आप लेते थे तो डीडी मतलब उन स्टेट जो जो आप स्टेट सेलेक्ट करते थे, हर स्टेट का, किसी स्टेट का 3750 रुपए थे, किसी के 5000 थे, अलग अलग थे वो डीडी। जब हम वहां जाते थे तो वहां बॉर्डर पे जमा करवाते थे, और ये एक व्यवस्था थी। बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ एक समय में। सरकार ने माना कि सभी गाड़ी, कोई भी गाड़ी किसी भी स्टेट जा जाती है, उनको नेशनल परमिट माना जाएगा अगर उसने परमिट उठा लिया तो। अच्छी व्यवस्था है। परंतु उसके साथ अब मैं यह चाहता हूं कि एक तो 5 साल में एक बार, और एक हर साल में नेशनल परमिट का पैसा भरना होता है, परमिट लेना होता है। जब आपने उसे गाड़ी, कोई भी कॉमर्शियल व्हीकल जिसे आप चाहते हैं कि वो नेशनल परमिट है, तो उसे क्यों ये साल दर साल पैसे भरवाए जा रहे हैं। जो गाड़ी जिस राज्य में पासिंग हुई है, उस राज्य में उस गाड़ी को पासिंग करवाते वक्त हम टैक्स देते हैं। हर साल हम टैक्स देते आ रहे हैं, तो फिर अलग से परमिट की व्यवस्था क्यों नहीं। और वो जो ट्रक अन्य राज्य में कहीं जाता है तो उस राज्य को भी रेवेन्यू देता है, डीजल के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, होटल या ढाबे में रुकने के रूप में, टायर पंचर के रूप में, और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से बहुत सारे वो रेवेन्यू उस स्टेट को देता ही है। जिस स्टेट में जा रहा है उस स्टेट का वो माल लेके जा रहा है, एक तरीके से उस स्टेट की वो व्यवस्था दे रहा है माल परिवहन की। जिस स्टेट में जा रहा है उस स्टेट से माल ला भी रहा है, यानी वो भी एक व्यवस्था दे रहा है। फिर मुझे लगता है कि ये हर साल जो परमिट उठाने की व्यवस्था है, इसे खत्म होना चाहिए। तीसरा, अदर
बहुत सारे स्टेटों में कहीं पे डंडा टैक्स। ये भी कहा। अब क्या मतलब है कि आप कितना ट्रक वाले, आप ये समझिए, सबसे पहले तो आप जब ट्रक उठाने जा रहे हैं, जीएसटी का सबसे हाईएस्ट स्लैब उस ट्रक पे लगता है। एक सिंगल मोटर मालिक यानी एक ड्राइवर जो पहले किसी की गाड़ी चलाता है, वो गाड़ी चलाने के बाद में धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे करता है और वो ये सोचता है कि मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। वर्तमान में एक गाड़ी लगभग लगभग 14 चक्का गाड़ी की बात की जाए, 14 व्हील गाड़ी की बात कर रहा हूँ, वो लगभग 50 लाख के आसपास जाके फ्री होती है ब्याज के रूप में। बॉडी और जो कैबिन बनाता है बाहर वो, प्लस अन्य जैसे रस्सा, त्रिपाल, पासिंग, ये सब मिला के वो किस्तें भरता है। बड़ी मुश्किल से 7-8 साल में जाके उसकी गाड़ी फ्री होती है। जब वो गाड़ी उसकी फ्री होती है, उस दरमियान उसके सामने एक और प्रॉब्लम होती है कि अब मुझे जो मार्केट से पैसे लेके आया हूं, लोगों का पहले जो, जब मैंने गाड़ी तैयार करवाई थी, लोगों से उधार पैसे लाया था, वो चुकाने, उसका ब्याज भी देना है। ये सब देते देते उसको 10-12 साल गुजर जाते हैं, तब तक आपने उसे स्क्रैप पॉलिसी मिला दिया। गाड़ी महंगी हो चुकी है, भयंकर वाली महंगी है। और अभी भी माननीय नितिन गडकरी जी का एक शायद मैसेज था कि आने वाले दिनों में एसी कैबिन वगैरह आएंगे, तो अगर ऐसी स्थितियां बनेगी तो गाड़ी और महंगी होती जाएगी। क्योंकि ये कम, जितनी भी ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो इन्हें अ, हर टाइम कुछ भी आप करवा दो, भार कस्टमर पे ही पड़ रहा है। गाड़ी महंगी होती जा रही है, यानी गाड़ी की किस्त, ड्राइवर की सैलरी, अगर वो खुद ड्राइवर है तो उसके बाद में उसके साथ में क्लीनर रखना होता है, फिर टैक्स, परमिट, इंश्योरेंस, फिटनेस, टायर, और ये करते करते वो आदमी बड़ी मुश्किल से घर पे अपनी सैलरी नहीं ले जा पाता है। वो ये समझता है कि मैं खुद खुद मोटर मालिक हूं, मैं खुद चला रहा हूं, ठीक है, मेरी गाड़ी फ्री हो रही है। घर पे अपनी सैलरी नहीं ले जा पाता है, और 12-13 साल में फ्री होती है, मिला क्या? स्क्रैप। अगर, क्योंकि ये जरूरी चीजों में परिवहन, जरूरी मतलब माल परिवहन में काम आती है, जिसे हम आवश्यक वस्तु कह सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ट्रक पे जीएसटी हाईएस्ट स्लैब में नहीं लगना चाहिए। आप कार पे लीजिए ना, कार जो चलाएगा, जिसे भी कार की आवश्यकता है, उसे क्या फर्क पड़ेगा, कार पे लीजिए। परंतु इस पे मतलब जो है वो मुझे लगता है कि नहीं लगना चाहिए। हाईएस्ट स्लैब का जो लग रहा है जीएसटी, मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील करूंगा कि जीएसटी का जो स्लैब है वो यहाँ कम होना चाहिए। अगर, क्योंकि जीएसटी का स्लैब हो गाड़ी के ऊपर, आज के टाइम में गाड़ी के ऊपर आप जो जीएसटी लिया जा रहा है, उससे आप कंपेयर करेंगे तो कहीं हम पहुंच पाए, नजदीक तक नहीं पहुंच पा रहे। अगर जीएसटी का स्लैब कम कर दिया जाएगा तो कुछ गाड़ी सस्ती हो जाएगी, और उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि गाड़ी सस्ती होगी, तो जो गाड़ी 7-8 साल में फ्री हो रही है, वो 5 साल में बंदा फ्री कर देगा। गाड़ी तैयार हो गई, आपने उसे उसी जिस स्टेट में पासिंग करवा रहे हो उसका टैक्स ले लिया, इंश्योरेंस वो कटवा रहा है, परमिट का पैसा अलग से देना है, फिटनेस का पैसा अलग से देना है, और फिर आगे जा रहे हो तो किसी बॉर्डर पे तो कोई अलग तरीके का नाम का टैक्स है, मैं मुझे भी नहीं पता, किसी में डंडा टैक्स है, किसी में एंट्री है, किसी में कुछ है, वो अलग से लिए जा रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी बात यह है, हर साल आप कोई भी चीज, उसी उसी ट्रक वाले की बात कर रहा हूं, उसी ट्रक वाले का जीएसटी, भाई ये सॉरी, टोल टैक्स हर साल बढ़ता है।
हर चीज हर साल बढ़ रही, उसे क्या मिल रहा है? मेरी सरकार से, आपके माध्यम से जो मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आप सभी से कहूंगा कि हो सके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी मांग सरकार तक पहुंचे। पहला मुद्दा मेरा है कि ट्रक को, ये आवश्यक वस्तु में आती है। कार जो भी खरीदता है अपनी सुविधा के लिए खरीदता है, वो उसे ट्रक में और उसमें दोनों में बहुत फर्क है। कार पैसे वाला खरीदता है और ट्रक मजदूर खरीद रहा है। ये अब फर्क, मोटा फर्क ये है। तो मैं ये मानता हूं कि ट्रक पे जीएसटी का स्लैब कम होना चाहिए। दूसरा, आप टैक्स ले रहे हैं हमसे, तो फिर ये परमिट के नाम पे, फिटनेस के नाम पे बहुत सारी चीजें हैं, वो खत्म होनी चाहिए। आप तो परमिट की बात कर रहे हैं, मैं एक और चीज बता रहा हूँ। जीएसटी जब लगा था 18, 19, 20 में, जितने भी गाड़ियां तैयार कराई, राजस्थान की बात है, उन्होंने जो परमिट उठाया, परमिट पे जो जीएसटी, परमिट के ऊपर भी जीएसटी लगता है, वो जीएसटी, चूंकि ट्रक मालिक तो कोई जीएसटी रजिस्टर्ड है नहीं, अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उस जीएसटी का जीएसटी डिपार्टमेंट ने लाइबल मान लिया उस ट्रक वाले को कि भाई तुमने हमको जीएसटी दिया नहीं। और उसके नोटिस आए हुए पड़े कि आपका इतना जीएसटी बन रहा था, 2650 समथिंग को से, वो जीएसटी प्लस टैक्स वगैरह, मतलब पेनल्टी वगैरह, ब्याज वगैरह मिला के भरिए। हमें परमिट दिया किसने? आरटीओ राजस्थान ने, परिवहन विभाग में। परिवहन विभाग पे ये लाइबिलिटी डालनी थी आपको। परिवहन विभाग सरकारी डिपार्टमेंट है, जीएसटी सरकारी डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट का मैटर है। उसकी बजाय आपने ट्रक वाले को ले लिया कि आप पेनल्टी भरिए, आप वो भरिए। क्योंकि अब उसको शायद कह रहे हैं खत्म भी कर दिया, परंतु जो नोटिस निकल सके उनको भरना ही भरना है। उसके बाद में, जैसे मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, वेस्ट बंगाल में एक और है कि ऑथराइजेशन चाहिए। किस चीज का ऑथराइजेशन? कि ट्रक ड्राइवर को, मोटर मालिक ने ट्रक दिया है, इसका ऑथराइजेशन चाहिए। वो लिख के देगा कि मैंने 100 एंड 100 ड्राइवर को ट्रक दे के भेजा है। क्या आवश्यकता है? ट्रक वो लेके गया तभी तो ट्रक ड्राइवर, मतलब ये क्या बात हो गई? अब अगर मान लो मेरे पास में दो गाड़ी है, मेरा एक ड्राइवर जा रहा है कहीं आगरा के आसपास गया और उसे कोई काम पड़ गया, मैंने दूसरे ड्राइवर को सामने से भेज दिया। अब उसके पास ऑथराइजेशन चाहिए। मैं माननीय नितिन गडकरी जी से निवेदन करूंगा कि हर स्टेट के अंदर अलग अलग तरीके की व्यवस्था है, ये व्यवस्थाएं खत्म करिए। एक तरीके की एक जैसी व्यवस्था करिए। हर राज्य की अलग व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए, मतलब ट्रक वालों के लिए हर राज्य में अलग तरीके की व्यवस्था है, हर राज्य में अलग नियम है। ऐसा क्यों? मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं। मेरा मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, जहां गवर्नमेंट कांग्रेस की है। मेरा बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा में और गुजरात में भी ट्रांसपोर्ट का काम है। वहां अलग अलग सरकारें हैं, केंद्र में सरकार अलग है, इसलिए मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं। मैं सभी सरकारों से निवेदन कर रहा हूं कि एक तरीके की एक जैसी व्यवस्था लाइए। जब अभी अगर हम बात करें, ऑनलाइन का जमाना है, टेक्नोलॉजी आई है, तो टेक्नोलॉजी का यूज हमें भी तो दीजिए ना। एक अच्छी व्यवस्था है गुजरात के अंदर,
कि आप अगर गाड़ी के अंदर ओवर हाइट भर के जा रहे हैं तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन चालान करिए। अगर कोई फूड आइटम या कोई अगर किसान का इस टाइप का आइटम है तो 1000 रुपये, अन्य टाइप का तो 2000 रुपये का चालान है। आप 2000 रुपये का चालान करके गुजरात के अंदर घुस जाइएगा, कोई भी आरटीओ रोकेगा आपको नहीं छेड़ेगा। और अगर आपके पास में वो चालान नहीं है, यानी आपने नियम का उल्लंघन किया है, आपका 4000 का फाइन होगा। बढ़िया व्यवस्था है, ये राजस्थान में होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि साहब, बिहार में 1500 रुपये का ओवर हाइट का चालान है, गुजरात में 2000 रुपये ओवर हाइट का चालान है, परंतु हमारे राजस्थान में 5000 रुपये का चालान होता है। 2023 के चुनाव नजदीक हैं और 2023 के चुनाव में आप तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। आप हर जाति, हर वर्ग, हर क्षेत्र को कुछ न कुछ दे रहे हैं। इसमें इस व्यवसाय में, इस लाइन में हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं। आपसे उम्मीदें कर रहे हैं कि आप इस लाइन पे देखिएगा कि हमें कहां मार पड़ रही है। और अगर कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को राहत मिलेगी तो महंगाई में भी राहत मिलेगी सर। तीसरा, वर्तमान में डीजल राजस्थान में सबसे महंगा है। मैं नहीं जानता, आंकड़े मुझे नहीं पता, क्या आंकड़े होंगे आपके? सरकार चला रहे, सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार के नुमाइंदे और सरकार के आईएएस अधिकारी मुझसे ज्यादा जानते होंगे आंकड़े, परंतु मैं जनरली बात बता रहा हूं। एक ट्रक वाला गुजरात से निकला है, उसे पता राजस्थान में महंगा डीजल है, तो वो गुजरात में भरवाएगा और उसकी उसी टंकी से वो पार हो जाएगा, पंजाब चला जाएगा। पंजाब से भरवाएगा, उसी टंकी से पार हो जाएगा, यूपी चला जाएगा। यूपी से भरवाएगा, उसी टंकी भरी हुई से पार होकर हरियाणा चला जाएगा। यानी वो राजस्थान में डीजल नहीं भरवाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये राजस्थान का ही नुकसान हो रहा है? आपको डीजल में अगर वेट ज्यादा, टैक्स ज्यादा करने से हो सकता है कुछ रेवेन्यू ज्यादा आ रहा हो, परंतु उसके साथ ये भी आपको नुकसान है कि डीजल जो जितना बिकना चाहिए था वो नहीं बिक रहा है। उसमें आप ही के राज्य के पेट्रोल पंप वाले मर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन था कि डीजल में भी अब राहत मिलनी चाहिए। मेरा ये निवेदन था कि फिटनेस जैसी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। मेरा आपसे ये भी निवेदन था कि परमिट जैसी व्यवस्था अब नहीं होनी चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आरटीओ में जो सिस्टम चल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि करप्शन कम हो तो आप ऑनलाइन की व्यवस्था कीजिए ना। ड्राइवर जितना चालान है वो करवा के उसी स्टेट में घुसेगा। मैं तो कहता हूं अगर हो सकता है तो सबसे बड़ा तो यह है कि आप गाड़ी कहां से भरी है। जैसे मैंने गाड़ी दिल्ली से लोड करी है और मुझे जाना कहां, चेन्नई, तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि मैं ऑनलाइन जाऊं, दिल्ली से चेन्नई लिखूं और उसी किलोमीटर के अनुसार मेरा जितना फाइन बनता है मैं उससे ले लिया जाए, क्योंकि मेरी गाड़ी में ओवर हाइट है। मैंने वो पैसा दे दिया, अब मैं दिल्ली से चेन्नई तक मुझे आरटीओ छेड़ेगा नहीं। होना तो ये चाहिए, सबसे बेटर ऑप्शन है, जिसमें दिल्ली भी हो गया, राजस्थान भी हो गया, गुजरात भी हो गया, अगर मध्य प्रदेश भी इसमें आ रहा तो वो भी हो गया, और भाई अपने उसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, केरल, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया। इतने स्टेट पड़ेंगे, परंतु मेरे से आपने किलोमीटर के हिसाब से या राज्य के हिसाब से, जो ठीक सरकार ज्यादा जानती है, जो व्यवस्था बनती है उस हिसाब से आपने पैसा ले लिया, मैं फ्री हूं। ये व्यवस्था होनी चाहिए। परंतु
तो अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम राज्यवार तो करिए, जैसे गुजरात में हो रहा है। ऑनलाइन चालान कर दिया, उसके बाद अंदर घुस जाओ, आपको कोई नहीं छेड़ेगा। 5,000 रुपये बहुत बड़े हैं सर। और उससे हो क्या रहा है, 5,000 रुपये ड्राइवर भी बचाना चाहता है कि 5,000 रुपये मैं नहीं दूं और बसते बसते धीरे धीरे निकल जाऊं। और उसमें अगर आधे भी बस के निकलते हैं तो सरकार के घर में तो वही 2,000 है। कोई बच जाते होंगे, कोई अगर मान लो ले दे के बच जाते होंगे या कैसे भी बच जाते हैं, परंतु आधे से ज्यादा बस ही जाते हैं। तो जो बचते हैं, तो 5,000 की अगर मान लो 100 गाड़ी थी, उनमें से 50 गाड़ी ने पैसे दिए और 50 पार हो गई, तो आपके घर में तो वही आए। तो आप इतना नॉमिनल चार्ज करिए कि मतलब गाड़ी वाला बसना ही नहीं चाहिए, वो खुद ही देख ले कि यार इतनी बेजामारी करूंगा, रास्ते में किस किस को हाथ जोड़ूंगा, इससे अच्छा है कि मैं ऑनलाइन करवा लो। सरकार के घर में रेवेन्यू 2,000 का अगर आप चालान कर दोगे तो सबसे बढ़िया ज्यादा आएगा। 1,500 रुपये सालाना है सर बिहार में ओवर हाइट का, मात्र 1,500 रुपये। गुजरात में भी अगर मान लो कोई किसान का अगर मान लो अनाज लेके जा रहा है या इस टाइप की चीज है जो किसानी है, तो 1,000 रुपये का ही चालान है। और उसमें मेरा जो मानना है कि उसमें मुझे लगता है कि कोई बस के नहीं, ड्राइवर कोई अगर बसना नहीं चाहेगा क्योंकि वो खुद दे देगा, उसे लगता है कि ये देने के बाद में मैं आराम से अपना रास्ता पार करूंगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस पोस्ट को शेयर करें, इतनी शेयर करें कि कम से कम सरकार के नजरों में तो मेरे जाए। 2023 राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव है। 2024 लोकसभा के चुनाव है। कहते हैं कि 2023 सेमीफाइनल और 2024 फाइनल है। ये हर साल होता है। इससे पहले भी जब भी लोकसभा को फाइनल माना गया है और लोकसभा से पहले इन राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल माना गया है। तो सरकारों के लिए ये सेमीफाइनल और फाइनल जैसा है, तो हम आम जनता उनसे उम्मीद रखते हैं कि ऐसे कुछ मुद्दे में हमें राहत मिले। चालान को लेके, ट्रक खरीदी के टाइम में लगने वाले जीएसटी को लेके, वर्तमान डीजल की रेट को लेके, फिटनेस को लेके, परमिट को लेके, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि इन पे ध्यान दें। इसके अलावा पीयूसी, धुआं पर्ची, मुझे आज दिन माफ करना, मैं किसी ऐसी चीज पे किसी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, परंतु यह एक कड़वा सच है कि मुझे आज दिन तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि धुआं पर्ची नहीं काटी कि इस गाड़ी धुआं ज्यादा दे रही है। तो फिर इस धुआं पर्ची के पेपर का फर्जीवाड़ा क्यों? सरकार के माननीयों से मेरा निवेदन है कि आपको अगर इस रोड पे करप्शन देखना है तो आप अपना वेश बदलकर एक बार ट्रक में चढ़ जाइएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। पूरी वो जो चीजें आपको आपने कभी नहीं देखी वो आपको वहां मिलेगी। आपको वेश बदलना होगा और ट्रक में चढ़ जाना होगा, आपको सारी चीजें हिंदुस्तान की सच्चाई मिल जाएगी उसमें। धुआं पर्ची की भी यही सच्चाई है। धुआं पर्ची वाला पूछता है कितने महीने की दूं, 6 महीने की, 12 महीने की। मतलब 100 रुपया दे दिए तो 6 महीने की, और कुछ ज्यादा दे दिए तो 12 महीने की। यानी अगर उसको पैसे ज्यादा दे दिए तो वो 6 महीने के बाद गाड़ी धुआं नहीं फूल छोड़ेगी, खुशबू छोड़ेगी। ये एक कड़वा सच है। तो क्यों ना ऐसी व्यवस्था, ये प्राइवेट जो दिया जा रहा है इसकी बजाय ऐसी कोई व्यवस्था दी जाए, या तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे कुछ चीज डाली जाए कि आप गाड़ी की अगर, क्योंकि गाड़ी आज के टाइम में जो भी ट्रक आती है 50 लाख के आसपास के ट्रक आती है, बड़ी हैवी व्हीकल की बात कर रहा हूं। 50 से भी कुछ गाड़ियां ऊपर जा रही है, पर 50 में कई गाड़ियां 50 तक पहुंच रही है।
तो ये गाड़ियां सभी की सभी गाड़ियां कंपनी के शोरूम में जाती है अपना काम करवाने के लिए, ऑयल चेंज करवाना हो या अन्य कुछ चेंज करवाना हो, वो कंपनी में जाती है, बाहर नहीं करवाती। और दूसरी बात, यूरो 6 की गाड़ियां ऐसी हो चुकी है, एक बार काम भी नहीं होता है, बाहर के मिस्त्री को समझ में भी नहीं आता है, यानी उसे जक मार के कंपनी में जाना होगा। तो आप उन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पे डालिए ना कि ये गाड़ी धुआं नहीं देनी चाहिए, इस तरह की कुछ व्यवस्था हो। प्राइवेट हॉस्पिटल में जब एक मरीज जाता है ना, तो हॉस्पिटल का पूरा प्रशासन उस मरीज पे ये दिमाग लगाता है कि आज जो हॉस्पिटल का जितना खर्च है मेरा, इस मरीज से निकालना है। दर्द उसका पेट का हो रहा है और उसे जो दवाई मतलब जांचें जो लिखी जा रही है वो सर दर्द की वगैरह वगैरह लिखी जा रही है, क्योंकि जितनी ज्यादा जांचें लिखी जाएगी उसी से उनका हॉस्पिटल का खर्च निकलेगा। और अब ये चीजें एक पुरानी हो चुकी है और अब वर्तमान में हमारे गाड़ी वालों के साथ हो रहा है। चाहे वो कोई कंपनी हो, मैं किसी कंपनी का नाम यहां नहीं लूंगा, किसी भी कंपनी का हमने ट्रक खरीद लिया, जब वो वहां वर्कशॉप में जाएगा तो सारी जांचें लिखी जाएगी और 8-10 हजार रुपए से नीचे बिल बनेगा ही नहीं। कंप्यूटर लगा के एक बार वो देखने का भी पैसा ले रहे हैं। हालत खराब है सर, जितनी नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां आई है, इतना मेंटेनेंस बढ़ गया है कि मतलब एक आम आदमी उसे सहन नहीं कर सकता। एक टाइम था वो ड्राइवर खुद उस गाड़ी को आराम से मतलब पूरी समझ लेता था, उसे ध्यान था गाड़ी में कहाँ मिस्टेक हुई है, वो अपने हिसाब से गाड़ी ठीक कर लेता था। ज्यादा बड़ी मिस्टेक होती थी आसपास के मिस्त्री से करवा लेता था। परंतु वर्तमान में न तो किसी के बाहर के मिस्त्री की औकात है, न ड्राइवर को कुछ समझ में आता है। यानी आपको कंपनी के वर्कशॉप में जाना होगा और वर्कशॉप में वहां आपका सर दर्द हो रहा है, परंतु जांचें आपकी पूरी लिखी जाएगी, पेट दर्द की भी लिखी जाएगी और कैंसर की भी लिखी जाएगी, सब जांचें लिखी जाएगी। क्योंकि उस वर्कशॉप वाले जगह जगह कंपनी ने वर्कशॉप खोल रहे हैं, कंपनियां उसमें कुछ भी देती नहीं है, वर्कशॉप वाला जाने और उसका कर्म धर्म जाने। और वर्कशॉप वाले का जितना खर्चा है उसे पता है कि मुझे ये खर्च आज इस ट्रक वाले से निकालना है, ये आया है, इसका बिल कम से कम इतना बनना चाहिए ताकि मेरा आज का दिन का खर्च निकले। और उस चक्कर में हो क्या रहा है, आम ट्रक वाला मर रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि इस पे भी ध्यान दिया जाए, कंपनियों को बाध्य किया जाए कि कम से कम 5 साल तक आप उस ट्रक के मेंटेनेंस के जिम्मेदार होंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, हम मर रहे हैं सर, और हम मर रहे हैं मतलब आप ये समझिए आम जनता मर रही है। क्योंकि या तो कोई, आप अगर आंकड़े निकालोगे तो भारत में ट्रांसपोर्टर, ट्रक मालिक, ट्रक ड्राइवर, ट्रक क्लीनर और ट्रक इंडस्ट्री से जुड़े हुए मिस्त्री, ट्रक इंडस्ट्री से बहुत सारे अगर आप निकालोगे तो सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग मिलेंगे और ये आंकड़ा बहुत लंबा आंकड़ा है सर। परंतु आप अगर जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से जो राहते देते हैं, अगर आप इसी वर्ग को भी दोगे तो ये बहुत बड़ा मतलब वर्ग है सर, ये बहुत बड़ी वोट बैंक है सर। परंतु इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और जब हम मर रहे हैं, हमारी स्थितियां ये है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता जा रहा है तो कहीं ना कहीं आम जनता महंगाई से मर रही है। कोई भी आइटम बिना ट्रांसपोर्टेशन आप तक नहीं पहुंचता। कोई भी आइटम आप जो भी घर में यूज लेते हैं,
हर सामग्री ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही पहुंचती है, ट्रांसपोर्टेशन होकर ही आती है। और अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो इसका मतलब क्लियर है कि महंगाई की मार आप तक भी पड़ रही है। और ट्रांसपोर्टेशन महंगा क्यों हो रहा है, ये स्थितियां मैं आपके सामने रख चुका हूं। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, परंतु ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पे ध्यान देना होगा। आप सबने मेरा लाइव देखा, आप मुझसे जुड़े, आप सभी का आभार, धन्यवाद।